हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ ये स्मॉल कैप कंपनी जो सेक्टर के अंदर काम करती है ना, उस सेक्टर के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा टेलविंड देखने मिल रही है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेक्टर जो है आगे जाता है एक सनराइज सेक्टर के साइंस जो है हमें दे रहा है, क्योंकि सेक्टर के अंदर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है और हमें वो टेलविंड्स जो है अभी नंबर्स के अंदर भी हमें एग्जीक्यूशन होते हुए दिख रही है। अब कंपनी का नाम है इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशन। अब इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो कंपनी के अगर आप नंबर्स देखोगे ना, तो हमें कॉन्स्टेंटली पिछले 2 या 3 क्वार्टर से जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर। जहां अगर आप इंटरआर्क के Q4 FY25 के नंबर्स देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी 20% से। और इसके साथ साथ अगर आप इनके आपके Q1 FY26 के नंबर्स देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 25% के साथ। अब इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमें जो है कंपनी के मार्जिन्स के अंदर भी कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। हालांकि Q1 के अंदर इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो थोड़े कंपैरेटिवली खराब हो जाते हैं और कंपनी का केपेक्स वगैरह भी आ रहा है, जिसके वजह से हमें जो है ये वाले Q1 के जो है मार्जिन्स के अंदर हमें थोड़ा बहुत फॉल देखने मिला है। लेकिन स्टिल इंटरआर्क के केस में अगर आप देखोगे तो Q1 FY26 के अंदर भी कंपनी को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, जहां कंपनी ने अपने टॉप लाइन सिर्फ 25% से ग्रो करी है और अर्निंग्स जो है हमें 40% के आसपास ग्रो होते हुए दिखी है। अब इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये बनकर आती है कि जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था ना कंपनी के लिए FY26 के लिए, वो था 17.5% का। और मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ये बता रहा है कि आगे जाकर इनका जो गाइडेंस है उसको एक्सीड करने का चांसेस जो है वो इंक्रीज हो चुका है। हालांकि Q2 जो है कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वार्टर बनकर आता है। रीजन ये होता है कि Q2 के अंदर जो है मॉनसून होता है और मॉनसून के टाइम पे आपका जो एग्जीक्यूशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर, वो जो है इम्पैक्ट कर जाता है। तो इससे मैनेजमेंट बोल रहा है कि Q2 का ये लोग एग्जीक्यूशन देखेंगे और फिर मैनेजमेंट बताएगा कि यार ये लोग जो है गाइडेंस रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर हम कौन से सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है बात करें, तो कंपनी जो है प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स वाले सेक्टर के अंदर काम करती है। अब प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स वाला जो सेक्टर है, यहाँ पे टेलविंड्स बहुत ज्यादा है। रीजन ये बनकर आता है क्योंकि अगर आप नॉर्मल आपकी बिल्डिंग्स देखोगे ना, तो वहाँ पे जो है जो कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीजें लगती है, सीमेंट वगैरह हर एक चीज लगती है। लेकिन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स जो होती है, वहाँ पे जो है सिर्फ स्टील यूज किया जाता है। स्टील और बाकी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको यूज कर कर जो है ये सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती है। तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टील बार भी यूज होता है और प्री इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ स्टील और मेटल एसेसरीज यूज होती है। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो आरसीसी में आपका सीमेंट यूज होता है, स्टील यूज होता है, सैंड यूज होता है, ब्रिक्स यूज होता है। लेकिन पीवी में सिर्फ आपका स्टील, एंकर, चैनल और कॉइल्स यूज होता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की भी यहाँ पे स्टील यूज होता है। इंटरेस्टिंग बात ये बनकर आती है कि जो आपका कॉस्ट होता है, जो कि आपको ट्रेडिशनल आरसीसी बिल्डिंग बनाने में लगता है, उससे कंपैरेटिवली 50% लेसर कॉस्ट जो है आपको प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाने में लगता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। इसके साथ-साथ अगर आप टाइम देखोगे तो टाइम वाइज़ किसी भी आपको आरसीसी जो बिल्डिंग होती है उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उससे 40 टू 50% लेसर टाइम जो है आपको प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाने के लिए लगेगा। अब मैक्सिमम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कौन-सी कंपनीज़ बना रही है? जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है जिन्हें बहुत बड़ा कैपेक्स करना है। अब केपेक्स भी जो है 2 टाइप के होते हैं। पहला केपेक्स ये बनकर आता है कि आप हॉरिज़ॉन्टली आपकी कैपेसिटी एक्सपैंड करो। जब आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन्स लगवानी हो, जब आपको बहुत ज़्यादा मशीन्स लगवानी हो, तब आपको हॉरिज़ॉन्टल कैपेक्स ही करना पड़ता है। बट जब हम वर्टिकल केपेक्स की बात करें कि आप ऑफ़िस बिल्डिंग्स को देखोगे, तो ये सारी बिल्डिंग्स जो होती है वो वर्टिकल केपेक्स के अंडर आती है। तो उस वाले साइड के अंदर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। मैक्सिमम ये सारी जो है आपके हॉरिज़ॉन्टल कैपेक्स के अंदर यूज़ की जाती है ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो जो आपका नॉर्मल आरसीसी कंस्ट्रक्शन है ना, वहाँ पे आपका जो मैन पावर का जो डिमांड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन फिर अगेन अगर हम प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बात करें, तो यहाँ आपका जो मैन पावर है ना, वो भी कंपैरेटिवली 25% लेसर लगता है, जो कि अगेन इंटरेस्टिंग हो जाता है। और फिर इसके साथ-साथ मैक्सिमम ये जो बिल्डिंग है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, ये आपके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, वेयर हाउसेस के अंदर ये चीज़ यूज़ की जाती है। और आपका जो आरसीसी है वो आपके रेजिडेंशियल के अंदर भी यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रियल के अंदर भी यूज़ किया जाता है।
लेकिन ओवरऑल मेन डिफरेंस दोनों कंपनीज़ के अंदर वही है कि एक तो आपका कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और दूसरा ये है कि आपका बहुत टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो अब कोई भी कंपनी केपेक्स कर रही है तो वो ये नहीं चाहेगी ना यार कि उसका जो केपेक्स आ रहा है उसको बनने के लिए टाइम लगे ताकि वो उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी वगैरह लेट लगाए और फिर कंपनी का रेवेन्यू आने में भी डिले हो जाएगा। तो इससे कोई भी कंपनी क्या चाहती है कि उनका जो केपेक्स हो रहा है ना बॉस वो जल्द से जल्द हो जाए। तो इसलिए जो है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का जो ट्रेंड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है। 2019 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आपका जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का जो शेयर है, वो 2 टू 4% के आसपास ही था। अब 2024 में ये शेयर जो है 3.5 3 टू 5% के आसपास जा चुका है और 2028 में ये शेयर एक्सपेक्टेड है कि 5 टू 7% के आसपास जो है चल जाए। इसके साथ-साथ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। जब आपके कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल है, बी इट आपका प्राइवेट कैपेक्स साइकिल या पब्लिक कैपेक्स साइकिल, अगर ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव चलेगी तो इन आपकी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनीज़ के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है। और इसके साथ-साथ अगर आप ओवरऑल सारी बिल्डिंग्स के अंदर स्टील का यूज़ केस देखोगे, तो सबसे ज़्यादा स्टील का कम यूज़ केस जो है इंडिया के अंदर बनकर आता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड का अगर आप एवरेज लोगे, तो 219 केजी पर कैपिटा बनकर आता है। लेकिन इंडिया के केस में सिर्फ 93 केजी पर कैपिटा बनकर आता है। तो यहाँ पे भी जो है ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सीन है आपके प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाले सेक्टर का। और एक और चीज़ है कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स को अगर आप देखोगे तो जो आपका मैन पावर होता है ना वो कंपैरेटिवली स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड होता है। अब जब नॉर्मल आरसीसी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग्स को देखते हो तो आपका मैन पावर जो है स्किल्ड रिक्वायर्ड होता है लेकिन इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं होता है। और पीईबी में आपको एकदम स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड होता है, तो आपके मैन पावर के अंदर कभी भी कोई भी शॉर्टेज आ जाता है तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स को जो है प्रॉब्लम्स होने लगती है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंजीनियर्स लगते हैं। तो ये एक रिस्क है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के अंदर कि भाई इंडस्ट्री के अंदर अगर मैन पावर शॉर्टेज हो रहा है तब दिक्कतें आ सकती है कंपनी को। फिर इसके साथ-साथ जब हम इंटरआर्क की बात करें, तो इंटरआर्क की जो है पूरे इंडिया के अंदर सेकंड बिगेस्ट एग्रीगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनकर आती है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाले सेक्टर के अंदर। और ये जो है पूरे इंडिया के अंदर जो आपके इंटीग्रेटेड पीईवी प्लेयर्स है, उसके अंदर जो है थर्ड रैंक्ड है कंपनी और कंपनी जो है आराम से 6.5% का मार्केट शेयर जो है कैटर करती है आपके पूरे पीईवी प्लेयर्स का इंडिया के अंदर। अब इसके साथ-साथ इंटरआप के केस में हम बात करें तो हमें जो है कंपनी के अंदर कॉन्स्टेंटली ग्रोथ दिख रही है और इंडिया के अंदर जो आपका बिल्डिंग सेक्टर है, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर्स की तरफ कंपैरेटिवली ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। मतलब क्या? कि एज़ ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो आपके जो ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर बनकर आते हैं वो सिर्फ़ 40 टू 45% के आसपास है और अनऑर्गेनाइज़्ड जो है 55 टू 60% के आसपास है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है जैसे कि जीएसडब्ल्यू स्टील या टाटा स्टील, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप किसके पास जाओगे? स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ़ ₹2000 रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज़ करने वाला हूँ, ₹3000 के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ-साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं, तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है ज़ीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ-साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए। आप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ देखोगे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज़ देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज़ देखोगे, गोल्ड कंपनीज़ देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग-अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग-अलग चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज़ के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज़ ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है और फिर आप जो है
कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ-साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊँगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विदिन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीज़ें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहाँ मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस भी मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है, और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100 एक्स ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर्ब कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100 एक्स ज्यादा है। तो ये 2000 रुपीज के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीजें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। क्या आप अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास जाओगे अगर आपको किपेक्स करवाना है, या फिर आप इंटरआर्क या फिर कर्बी जैसी कंपनीज के पास जाओगे अगर आपको किपेक्स करवाना है? ऑब्वियसली आप जो है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेफ़र करोगे। तो इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड के शेयर के अंदर जो है हमें शिफ्ट भी देखने मिल रहा है। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो कंपनी की जो है टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और इनकी 2 और नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है आ रही है। एक आंध्र प्रदेश के अंदर आ रही है जो कि जून 2025 के अंदर स्टार्ट होगी, और सेकंड वाली जो है वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर आ रही है, बट वो जो है आपके हेवी स्टील स्ट्रक्चर के अंदर है। तो वहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो सितंबर 2026 के आसपास जो है वो सेटअप किया जाएगा। जो अभी कैपेसिटी आ रही है ना, वो कुछ 40,000 मेट्रिक टन पर एनम की है, और वहाँ पे जो है एज़ ऑफ नाउ यूटिलाइजेबल कैपेसिटी जो बनकर आती है वो 32,000 टन्स के आसपास आती है, मेट्रिक टन पर एनम के आसपास। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है इन्होंने हॉस्पिटल बिल्डिंग वाले भी प्रोजेक्ट किए, दिल्ली के एयरपोर्ट के अंदर भी जो है इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। फिर इसके साथ-साथ इन्होंने पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह बनाए, डेटा सेंटर, बिल्डिंग्स वगैरह ये लोग बना रहे हैं, एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हर एक चीज़ जो है ये लोग बना रहे हैं। अब इनका क्लाइंट मिक्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी मिक्स है क्लाइंट का, और इनके मैक्सिमम कस्टमर जो है वो रिपीट कस्टमर्स हैं। तो इनके आउट ऑफ 100% जो 82% ऑफ कस्टमर्स जो है ना वो रिपीट ऑर्डर्स बनकर आते हैं। फिर इसके साथ-साथ अगर आप कंपनी को ट्रैक कर रहे रहोगे तो कंपनी कॉन्स्टेंटली कॉर्पोरेट अपडेट्स दे रही है, और हमें दिख रहा है कि कंपनी को जो है बड़े से बड़े ऑर्डर जो है वो मिलते ही जा रहे हैं। अब रीज़न ये बनकर आता है कि देखो इन्हें जितने ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे ना, उतने ज़्यादा कंपनी के जो है मार्जिन्स बेटर होते जाएँगे। और इंटर-आर्क का जो एग्ज़ीक्यूशन है ना वो भी अच्छा है। इसकी वजह से हमें दिख रहा है कि कंपनी को जो है ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इंटर क्या करता है, ये जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, ये कंप्लीटली और फुल्ली जो है कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपके जो रेडीमेड मटेरियल्स वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। मतलब क्या कि कल को इपैक ड्यूरेबल आकर आपके इंटरार को बोलेगा कि हमें इस टाइप की बिल्डिंग चाहिए, तो वो उसी टाइप की बिल्डिंग जो है उसे बनाएँगे, और उस बिल्डिंग के हिसाब से ही इपैक को जो है कॉस्ट कोट करेगी इनकी कंपनी। तो इनकी सेल्स टीम जो है, इंजीनियरिंग वाली टीम, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड इंजीनियर्ड है, जो कि कस्टमर की नीड वगैरह समझते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि यार इन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और फिर इनकी डिज़ाइन टीम होती है, जो कि पूरी टीम होती है, प्लान करती है कि किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कितना रॉ मटेरियल का इनका जो है रिक्वायरमेंट रहेगा। अब इसमें जो है जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो है इन हाउस जो है मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। आपका डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ ये लोग डिसाइड करते हैं।
और उसके बाद ये लोग जो है इनकी टीम जो है प्राइसिंग डिसाइड करती है और एक लम सम फिक्स्ड प्राइस दे देती है आपकी कंपनी को जो जो कि इन्हें जो है ऑर्डर करती है। और जब तक डिज़ाइन चेंज हमें देखने नहीं मिलता है तब तक जो है प्राइसिंग चेंज नहीं होती है। और यूजुअली अगर आप देखोगे तो इंटरैक्ट जो है आपके जो फिक्स्ड ऑर्डर्स है ना वहाँ पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल ऑर्डर्स। अब फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर आप जब काम करते हो तो एज़ अ कंपनी आपका फ़ायदा क्या हो जाता है? फ़ायदा ये बनकर आता है यार कि देखो फिक्स्ड ऑर्डर्स में जो है कल को अगर स्टील के प्राइसेस या आपके रॉ मटेरियल के अंदर वॉलेटिलिटी आ गई तो आपके रेवेन्यूज जो है उस हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, तो ये एक फायदा बनकर आता है। क्योंकि अगर आप वेरिएबल ऑर्डर्स के अंदर काम करते हो तो अगर स्टील के प्राइसेस रिड्यूस हो गए जो कि हमें इतने टाइम से दिख रहा है पूरे इंडस्ट्री के अंदर कि पूरी स्टील इंडस्ट्री जो है परेशान है क्योंकि स्टील के प्राइसेस ही इतने ज्यादा फास्ट पेस पे रिड्यूस हो रहा है। हर एक स्टील कंपनी अगर आप देखोगे तो आपकी टाटा स्टील बनकर आती है, जेएसडब्ल्यू स्टील बनकर आती है, ट्रबल के अंदर है। और दूसरी कंपनी जो कि पाइप्स के अंदर है एपीएल अपोलो ट्यूब आपका जेटीएल इंडस्ट्रीज, तो ये सारी कंपनीज भी जो थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर चल रही थी पिछले कुछ टाइम से। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इसलिए ये लोग जो है फिक्स प्राइस पे काम करते हैं। वेरिएबल प्राइस पे काम करेंगे तो जैसे स्टील का प्राइस फ्लक्चुएट होगा इनका रेवेन्यू भी जो है उसी तरीके से फ्लक्चुएट होगा। तो ये एक रिस्क बन जाता है कि अगर इनके जो वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके वजह से रेवेन्यू के ऊपर फ्लक्चुएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है डिपेंडिंग आपका रॉ मटेरियल का प्राइसेस। फिर इसके साथ-साथ कंपनी जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को भी सर्व करती है जैसे कि डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, आपके लिथियम बैटरी प्लांट्स और फिर इसके साथ-साथ आपका रिन्यूएबल वेयरहाउसिंग, ऑटोमोबाइल, पेंट वगैरह ये सारी इंडस्ट्री को जो है कंपनी सर्व करती है। अब एज़ ऑफ नाउ कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 1,35,000 टन्स पर एनम की है और इनका आंध्र प्रदेश वाला कैपेसिटी आने के बाद टोटल इनकी दोनों कैपेसिटीज़ आ गई तो इस कंपनी की कैपेसिटी जो है वो आराम से चले जाएगी 2 लाख टन पर एनम के आसपास। तो इनका जो यूटिलाइजेबल कैपेसिटी है ना वो ही 1,35,000 के आसपास है, मतलब 80 टू 85%। तो इनका टोटल कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 1,60,000 के अराउंड बन जाता है। फिर इसके साथ-साथ कंपनी को जो है जैसे कि मैं बता रहा था कॉन्स्टेंटली ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। अगर आप 1 मई से 31 जुलाई तक भी अगर आप देखोगे तो हमें जो है 452 करोड़ के जो है ऑर्डर देखने मिले कंपनी को। और आप स्क्रीनर पे देखते हो यार तो कॉर्पोरेट अपडेट्स अगर आप ट्रैक करते हो तो हमें कॉन्स्टेंटली दिख रहा था कि इंटरआर्क के जो है कंसिस्टेंटली अपडेट्स आ रहे थे कि इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब इंटरआर्क के केस में अगर आप देखोगे तो जितने ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स इन्हें मिलेंगे ना, मतलब हायर टिकट वैल्यू के, तो उतने ज़्यादा कंपनी के जो है मार्जिन्स भी बेटर होते रहेंगे उन ऑर्डर्स के अंदर। और इंटरआर्क ने क्या करा है, इन्होंने जो है जीएसपीएल नाम की एक कंपनी के साथ जो है पार्टनर कर रखा है, जिसकी वजह से ये लोग जो है हेवी स्ट्रक्चर के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती है ना, जैसा हम बात कर रहे थे पहले, ये लोग हॉरिजॉन्टल केपेक्स के अंदर थे, अभी ये लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे भी जो है फोकस कर रहे हैं आपके जीएसपीएल के साथ पार्टनरशिप करने के बाद। और यूएस के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इन्होंने मोल्टेक टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने जो है पार्टनरशिप करी हुई है। अब टैरिफ का रिस्क बताऊँ तो पहले जो है इंडिया को फ़ायदा मिल रहा था क्योंकि टैरिफ जो थे इंडिया के केस में कंपैरेटिवली कम थे। लेकिन अब सिनेरियो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो चुका है और इंडिया को जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, अगर आपने ट्रम्प ने देखा होगा तो। तो अब क्या हो रहा है? मैनेजमेंट ये बता रहा है कि देखो यूएस की तरफ से या बाकी जो आपकी दूसरी कंट्रीज़ है उनकी तरफ से इनको डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। आरएफक्यूज़ जो है, जो इंक्वायरीज़ होती है ऑर्डर्स की, वो इन्हें अच्छे खासे देखने मिल रहे हैं। लेकिन फिर बात ये बनकर आती है कि टैरिफ की वजह से कंपनी को जो है वो रिस्क भी हो सकता है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि रिस्क नहीं होगा, लेकिन स्टिल आपको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आप जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे उस पर टैरिफ का जो है रिस्क बनकर आता है। लेकिन हालांकि कंपनी के इतने ज़्यादा रेवेन्यूज जो है एक्सपोर्ट से नहीं आते, मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो इनके डोमेस्टिक से आते हैं। और देखा जाए तो मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि इन्हें एक्सपोर्ट मार्केट से इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इनका ओवरऑल रेवेन्यू का गाइडेंस वगैरह जो है आपके टैरिफ वगैरह से जो है इम्पैक्ट नहीं होता है। तो वही है, तो आपको जो है एक साइक्लिकलिटी वाला इम्पैक्ट ये आ जाता है कि कल को अगर प्राइवेट कैपेक्स की साइकिल जो है थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो जाए, तो इस कंपनी को जो है हमें दिक्कत देखने मिल सकती है इंटरआर्क के अंदर। अब यही दिक्कत है ओवरऑल, अगर आपने बीच में कोई आर्टिकल पढ़ा होगा तो एक आर्टिकल आया था जिसमें प्राइवेट कैपेक्स जो है आपका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वो अगर स्लो हो गया तो बहुत दिक्कत है कंपनीज़ के अंदर। इंटरआर्क के अंदर हो गया, आपकी दूसरी प्रॉक्सी टू इंफ्रा कंपनीज़ हो गई जैसे कि पॉलीकैब जैसी कंपनीज़ बनकर आती है, तो वहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती है अगर इंफ्रा ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो स्टोरी पॉजिटिव है। लेकिन एज़ इन्वेस्टर हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करना है ना, हमें तो देखना है, हमें तो ढंग से एक सही कैपिटल एलोकेटर बनना है। और यही सारी चीज़ें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है, जहाँ मैंने अपने खुद के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि यार मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, कौन-सा स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, कौन-सा रिमूव कर रहा हूँ। तो जिससे मैंने जो है आपको पूरा पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरीके से करते हैं वो भी सिखाया है।
पर इसके साथ-साथ मैंने आपको ये भी सिखाया कि आप इक्विटी रिसर्च किस तरीके से कर सकते हो, मेरे लेवल की किस तरीके से जो है आप रिसर्च कर सकते हो, किस तरीके से आप ऑन कॉल पढ़कर ही जो है मेगा ट्रेंड्स वगैरह डिकोड कर सकते हो। जैसे कि इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो आपका जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनकर आता है ना, ये भी जो है बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है। फिर इसके साथ-साथ जब हम ऑर्डर के एग्जीक्यूशन टाइमलाइन की बात करें, तो इनके जो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्डर होते हैं, वो 12 से 13 करोड़ के आसपास बनकर आते हैं। तो ये जो है 5 टू 6 मंथ्स के अंदर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मीडियम ऑर्डर जो है 7 टू 8 मंथ्स तक भी चले जाते हैं। ऑर्डर वैल्यू इनकी 12 टू 13 करोड़ टू 30 करोड़ के आसपास चल जाती है। और लार्ज ऑर्डर्स कंपनी के वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि 30 करोड़ प्लस के होते हैं, जो कि आराम से जो है 8 टू 12 मंथ्स के आसपास लास्ट करते हैं। अब इंटर आर्थ के केस में अगर आप देखोगे तो जो फ्राइट कॉस्ट होता है ना, वो ये लोग कस्टमर को पास कर देते हैं। तो जो आपको दिक्कतें देखने मिलती है नॉर्मली दूसरे कंपनीज के अंदर कि यार ये क्राइसिस हो गया, वो क्राइसिस हो गया, फ्राइट कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो उससे इंटर आर्क को जो है इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़कर आता है। फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग 17.5% से अपनी टॉप लाइन ग्रो करेंगे Q2 आई मीन FY26 के अंदर। और मैनेजमेंट हाई चांसेस है कि ये गाइडेंस जो है रिन्यू कर दे, क्योंकि हमें Q1 के अंदर जो है बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ रेट देखने मिली है। तो Q2 के बाद जो है हाई चांसेस है कि ये गाइडेंस जो है रिन्यू भी हो सकता है। अब मार्जिन्स के लिए मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके मार्जिन्स जो है वो Q3 से बेटर होते जाएंगे, और Q3 और Q4 के अंदर कंपनी को जो है अच्छे खासे मार्जिन जो है देखने मिलेंगे, और कंपनी आराम से जो पिछले साल का एबिटा है उसे आराम से सरपास कर देगा, जो पिछले साल का एबिटा मार्जिन था उसे। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है आराम से 0.5% टू 1% के आसपास का एबिटा मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय इनका ऑर्डर सिलेक्टिविटी, और इसके साथ साथ आपका इंटरनल कॉस्ट एफिशिएंसीज वगैरह भी बन जाता है उससे। अब एज ऑफ नाउ पूरे इंडियन पीईबी मार्केट के अंदर कंपनी जो है सेकंड नंबर पे आती है पूरे इंडस्ट्री के अंदर। इनका एक कॉम्पिटिटर है नंबर 1 पे जो है कर्बी नाम की कंपनी है, वो आती है, उसका भी जो है हम इंटरआर के साथ P2P एनालिसिस करेंगे। अब इंडस्ट्री आउटलुक की बात करूँ तो यार इंडस्ट्री आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चीज़ें जो है धीरे-धीरे आपके पीईबी सेक्टर की तरफ मूव कर रही है, और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है इनका कि इन्हें जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल सकता है। जैसे इनका टर्नओवर इंक्रीज होते जाता है, इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बेटर होता जाएगा। जैसे-जैसे इनकी नई कैपेसिटी आएगी, तो इनकी जो नई कैपेसिटी आई है ना, अभी एक फेज़ 1 जो है इनका लाइव हुआ है ना, वहाँ से कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है FY26 के अंदर। और FY27 एक ऐसा ईयर होगा जहाँ कंपनी की ग्रोथ जो है एट इट्स पीक होगी। मतलब कंपनी ने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग 2500 करोड़ के आसपास जो है रेवेन्यू करेंगे आपका FY27 के अंदर। तो वो भी जो है गाइडेंस चल रही है। हाई चांसेस है कि अगर कैपेक्स के अंदर और ग्रोथ आ गई पूरे इंडस्ट्री वाइड, या फिर चीज़ें टेलविंड्स रही और सेक्टर के अंदर, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रोथ भी जो है हमें FY27 के अंदर देखने मिल सके। फिर इसके साथ-साथ जो आपकी स्टील प्राइस है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है कंपनी को, तो कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है फिक्स्ड प्राइस वाले होते हैं। और ये लोग कैसे अपना रिस्क मैनेज करते हैं, अब इनको रिस्क क्या बन जाता है कि इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टील यूज़ किया जाता है उसके अंदर। तो कल को अगर जब आपके स्टील के प्राइस जो है वो रिड्यूस किए जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं इन द सेंस फॉल देखने मिलता है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो इनको जो है इन्वेंटरी लॉस देना पड़ता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट जो है स्टील का साइकिल समझता है, फिर इसके बाद उस हिसाब से जो है ये लोग बिडिंग करते हैं अपने ऑर्डर्स, कि थोड़ा बहुत स्टील के जो प्राइसेस है उसके अंदर फॉल या इंक्रीज वगैरह कंसिडर कर ही जो है ये लोग बिडिंग करते हैं। और उसके बाद ये लोग जो है 4 टू 5 मंथ्स के आसपास का स्टॉक रखते हैं अपने ऑर्डर्स वगैरह के लिए। तो एक रिस्क ये बन जाता है स्टील के प्राइस वाला। मैनेजमेंट बता रहा है कि इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं बनकर आता है, लेकिन बहुत सी कंपनीज़ के अंदर हमें ये रिस्क देखने मिला है। फिर इसके साथ-साथ जब हम इंटरआर्क और कर्बी इंडिया का कंपैरिज़न करें, तो इंटरआर्क का जो कैपेसिटी है, वो आपका 2 लाख टन पर एनम के आसपास का बन जाएगा। कब से? अगर आप देखोगे मोर और लेस तो 2027 के आसपास से। 2026 के एंड में या बीच में, जैसे मैनेजमेंट उनका कैपेक्स आ रहा है तब। और फिर अभी अगर आप कर्बी के केस में देखोगे, तो कर्बी का अभी ही कैपेसिटी जो है 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम के आसपास का है पूरे ईयर का। और इनका जो है हरिद्वार के अंदर भी एक कैपेसिटी आ रहा है, और हलोल के अंदर भी एक कैपेसिटी आ रहा है, जहाँ अगेन जो है इनका टोटल कैपेसिटी जो है 3 लाख टन मेट्रिक टन के आसपास पहुंच जाता है पूरे साल का। तो आपका कर्बी और इंटर आर्क के कैपेसिटी के बीच में लगभग 50% का डिफरेंस है। फिर इसके साथ साथ मार्जिन वाइज बात करें तो कर्बी के केस में हमारे पास जो है कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। और कर्बी जो है आपका डोमेस्टिकली है, फोकस्ड है डोमेस्टिक ऑर्डर्स के ऊपर, एक्सपोर्ट की तरफ से भी जो है कंपनी के इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे। फिर इसके साथ-साथ हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो हमें ऑर्डर बुक के अंदर जो है इंटरआर्क के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की ग्रोथ देखने मिली है। अब कर्बी के केस में बॉस मुझे जो है इनका सेल्स ग्रोथ वगैरह का डेटा मिला नहीं, क्योंकि कंपनी हालाँकि जो है लिस्टेड नहीं है। तो ये सीन चल रहा है इंटरआर्क और कर्बी के बारे में।
अब इंटरआर्क जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसी इंडस्ट्री के अंदर एक और कंपनी बनकर आती है, पेनार इंडस्ट्रीज नाम है उस कंपनी का। तो वहाँ पे भी जो है मार्जिन्स हमें इम्प्रूव होते हुए देखने मिल रहे हैं। वो भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग जो है स्टडी कर सकते हो। वो भी जो है इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंपनी जो है उनका पुराना मिक्स जो है वो रिड्यूस करते जा रही है लेगेसी वाली ऑर्डर को, और हाई मार्जिन पीईबी ऑर्डर्स के ऊपर फोकस कर रही है। बट इंटरआर्क की मैं अगर बात बताऊँ तो इंटरआर्क जो है सिर्फ आपके पीईबी के अंदर स्पेशलाइज करती है। और जो कंपनी सिर्फ पीईबी के अंदर, मतलब कोई भी सेक्टर के अंदर कोई भी कंपनी अगर स्पेशलाइज करती है, तो मार्केट जो है उसे कंपैरेटिवली हायर वैल्यूएशन देता है। तो जब हम इंटरआर्क की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशंस में अगर आपसे डिस्कस करूँ तो 31 के पीई के आसपास जो है कंपनी ट्रेड कर रही है एज ऑफ नाउ, ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे। तो अगर आप कंपनी का फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करोगे तो आप जो है खुद बुल बेयर बेस सिनेरियो बना सकते हो, जहाँ अगेन बुल बेयर बेस सिनेरियो वगैरह कैसे बनाती है, सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ मास्टर क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन स्टिल मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आप 3 जो है पैट मार्जिन के सिनेरियो पकड़ सकते हो, और उसके बाद मैनेजमेंट का जो गाइडेंस दिया हुआ है मैनेजमेंट का टॉप लाइन का, वो आप ले सकते हो, और फिर उसके बाद जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूएशंस के हिसाब से। और अगर हमें थोड़ा जुगाड़ लगाकर वैल्यूएशंस कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे मैं ऐसा अज़्यूम करूँगा कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलेगा आपके एफवाई 26 के अंदर। तो जहाँ कंपनी गाइडेंस दे रहा है कि हम लोग ग्रो करेंगे 17.5% के आसपास, मैं ऐसा अज़्यूम कर सकता हूँ कि कंपनी अपनी बॉटम लाइन ग्रो करेगी 30% के आसपास। तो 30% पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिला, तो आपका पेग जो है ना वो 1 या 1 से भी नीचे थोड़ा चले जाता है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। चांसेस है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा हायर भी देखने मिल सके, क्योंकि इनके मार्जिन्स जो है हमें Q3, Q4 के अंदर इंप्रूव होते हुए देखने मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप जो है सब्जेक्टिवली वैल्यूएशन कर सकते हो। वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, और कॉन कॉल भी जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुई। तो अच्छा लगा कॉन कॉल पढ़कर भी इनके, क्योंकि अगर कॉन कॉल ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रही है तो फिर मज़ा ही क्या आता है पढ़ने। क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ की कॉन कॉल आजकल जो है नेगेटिव हो रही है, जिनके नंबर्स खराब आ रहे हैं। और बहुत सी कंपनीज़ के नंबर्स भी अच्छा आ रहे हैं, उनकी कॉन कॉल भी अगर आप देखोगे तो अच्छी हो रही है। लेकिन मार्केट जो है उन सारी कंपनीज़ को पनिश कर रहा है। तो ये दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए जो है डेली स्टॉक प्राइसेस वगैरह से जो है आप लोग डिसोशिएट करो। और एक और चीज़ है कि अगर आप लोग मुझे अभी तक एक्स पे फॉलो नहीं करते हो, तो सबसे पहले जाओ और मुझे जो है आप लोग एक्स पे फॉलो करो। एक्स पे मेरा यूज़र नेम है आयुष वर्दा 07, जहाँ जो है मैं कॉन्स्टेंटली आपकी कंपनी के रिजल्ट्स डिस्कस कर रहा होता हूँ, कंपनी के अपडेट्स डिस्कस कर रहा होता हूँ, और इसके साथ-साथ मैं जो है नॉर्मली जो भी अपडेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं एक्स पे पोस्ट कर रहा होता हूँ। तो अगर आप फॉलो नहीं करते तो पहले जाकर मुझे एक्स पे फॉलो करो। एक्स पे भी जो है आपको वीडियोज़ वगैरह जो है कॉन्स्टेंटली मिल रहे होते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जो है आप चैनल सब्सक्राइब करो हमारा। और एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। और इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। आपको मास्टर क्लास के लिए कोई भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप ड्राइवर हो, हाउसवाइफ हो, बिज़नेसमैन हो, कुछ भी हो, आपका सीएफए है, एमबीए है, फाइनेंस बैकग्राउंड है, नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग जो है डायरेक्ट मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर क्लास जो है आपके हिसाब से ही बनाया गया है। एज़ एन इंडियन इन्वेस्टर, एज़ एन इंडियन सिटीज़न, हम लोगों का नेशनल राइट बनकर आता है कि हम जो है स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिकली समझें। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम प्रैक्टिकली सेंस नहीं बना रहे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं बनकर आता है हमारा मार्केट के अंदर एग्ज़िस्ट करने का भी। क्योंकि वही थियरी वाला बकवास कि नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी खराब है, या फिर सिर्फ पीई रेशियो से ही हमको कंपनी वैल्यू करनी चाहिए, या फिर पीयर टू पीयर कंपैरिजन वगैरह किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिकली देखना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो यार अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट एनरोल कर लेना। और इंटरआर एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसे अगेन आप चाहकर जो है स्टडी कर सकते हो, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। तो इतना ही रखूंगा वीडियो। होपफुली आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आ रहा है यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ आपको पता ही होगा तो कि वो जो है चैनल को मैक्सिमम लोगों से शेयर करना है। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि हमें जो है जो हमारे पुराने चैनल की ऑडियंस थी, उन ऑडियंस को भी जो है इस नए चैनल से रीच आउट करना है। और अगर आपको कोई भी कंपनी रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है आप आपके जो भी डाउट्स है वो मुझे पोस्ट कर सकते हो। मैं सॉल्व कर दूँगा, या फिर आप जो है मुझे एक्स पे भी डीएम कर सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट बनकर आता है। मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे एक्स पे डीएम करो, मैं सारे डीएम्स पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।